नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आरवीएस महाविद्यालय प्रयागराज मेजा में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं नए टॉपिक के साथ आपसे हाजिर हैं। मेरा टॉपिक है वर्तमान में कृषि यंत्रीकरण का दबाव। हम यहाँ पे अपनी यील्ड की बात कर रहे हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी में वृद्धि लाना। ठीक है, हमारी जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो ये है। अब हम इसमें क्या क्या करते हैं, इसका सीधा सीधा उदाहरण ये है कि हम एक फसल, दो फसल और तीन फसल हमारे भारत में उगाई जाती हैं। तो मैं ये करता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे इंडिया में किस किस जगह पे भारत में कि हम दो फसल ले रहे हैं, कहाँ हम एक फसल ले रहे हैं और कहाँ पे हम तीनों फसल उगा पा रहे हैं। तो मैं चलता हूँ इसी टॉपिक पे मैं आप बात करते हैं एक इमेज के माध्यम से, जहाँ मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। जैसे कि हमारी ये हो गई है फर्स्ट क्रॉप, जो एरिया ये दिख रही है आपको, यहाँ पे हम फर्स्ट क्रॉप ले रहे हैं। कौन सी क्रॉप ले रहे हैं? एक क्रॉप ले रहे हैं। फर्स्ट क्रॉप का मतलब एक फसल उगा रहे हैं, सिर्फ पूरे एक वर्ष में, मतलब 12 महीने में एक फसल ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी। अब जो एरिया ये है इसमें हम दो क्रॉप ले रहे हैं। अब जहाँ हम दो क्रॉप ले रहे हैं, अब बात करते हैं हम इसकी। ये इस एरिया में और इस एरिया में कुछ लगभग इस एरिया का हिस्सा भी है जहाँ हम तीन फसलें ले रहे हैं। तो मैंने ये देखा है कि हम एक और दो बड़े पैमाने पे फसलें ले रहे हैं तीन फसलें हम छोटे पैमाने पे ले रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मेरा ये इंडिया का नक्शा है। मैं नक्शे के माध्यम से बता रहा हूँ कि किस किस पार्ट में हम एक फसल ले रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारी दो फसलें हो रही हैं और कहाँ पे हमारी एक फसल हो रही है। जैसे कि हमारी एक फसल ये हो गई, दो ये हो गई, तीन ये हो गई आपकी, और तीन फसलें ये वाला है। तो इस एरिया में हम तीन फसलें ले रहे हैं। उसका कारण मैंने ये हिली एरिया हो सकती है, या पानी की समस्या हो सकती है, या अनेक ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जैसे कि हमारा ग्राउंड वाटर पानी भी कम है तो वहाँ भी हम, जैसे कि हमारा सूखाग्रस्त क्षेत्र है तो जैसे राजस्थान हो गया, तो इस जगह पे भी हम कम फसल ले पा रहे हैं, जैसे बारिश की सीज़न की फसल ले पा रहे हैं। या वो कारण हो सकता है कि हम तीन फसल बहुत कम छोटे पैमाने पे ले पा रहे हैं, जो एक और दो है वो बड़े पैमाने पे फसल हम उगा रहे हैं। एग्रीकल्चर वर्कर्स की आय को बढ़ावा। अब जो एग्रीकल्चर का जो वर्कर है उसकी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तकनीकी में आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर लैंड पे हम कि उसकी आय कैसे बढ़ाएं। मेन कारण ये है कि तकनीकी के साथ साथ क्या करते हैं हम कि क्रॉप को हम एक सिस्टम से बोते हैं, जैसे मशीन के माध्यम से, सीडल मशीन हो गई और मशीनें हो गई, इनका उपयोग करके सीधा लाइन टू लाइन प्लांट लगा रहे हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे। और जो हमारा फार्मर है उस पर कार्य कर रहा है। अब ये फार्मर क्या कार्य कर रहा है? जैसे कि खरपतवार निकालने का कार्य हो गया, निराई गुड़ाई हो गई। तो इससे क्या है कि हम जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी किससे कर रहे हैं? जो हम वर्कर से कर रहे हैं एग्रीकल्चर, उसकी आय बढ़ाने के चक्कर में। एग्रीकल्चर जो वर्कर्स है, ठीक है, जो उस पर कार्य कर रहा है। जैसे कि हम रसायन का उपयोग करेंगे जो हमारे खान पान में सीधा इफेक्ट मेरी बॉडी पे पड़ता है, जो अनेक बीमारियां, जैसे कि हमारी 25 से 30 साल तक एज में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो ग्रसित लोग हो रहे हैं। और जैसे कि हम यही बाद में देखा जाए 10-30 साल पहले तो हमारे बाबा दादा को कोई बीमारी नहीं होती थी, एकाध लोगों को बीमारी होती थी। आज की डेट में क्या कि घर घर में बीमारी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मेन चीज़ यही है कि जूझने का मतलब मेरा यही है कि हम रसायनों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिसका किसी चीज़ का ज़्यादा दुरुपयोग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बॉडी पे इफेक्टेड होगा। तो उससे हमको बचने के लिए कम से कम तो हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कोई कीटनाशक हैं तो ऑर्गेनिक से भी कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो हम रासायनिक का उसका मजबूरी है कि उसका उपयोग करना होगा मुझे। तो जैसे कि हमारा जो खरपतवार निकालेगा, जैसे कि हम सस्ता तो बेशक है खरपतवार निकालेगा, तो फार्मर का जो वर्कर्स है तो उसकी आमदनी सीधी सी बात है कि बढ़ जाएगी। दूसरा है सभी प्रकार के खेतों का यंत्रीकरण करना। अब क्या बात आ गई? सभी प्रकार के खेतों का, जैसे जिस प्रकार के खेत हैं उसका यंत्रीकरण करना। हम खेतों का यंत्रीकरण किससे करेंगे? तकनीकी से करेंगे। तकनीक का मतलब ट्रैक्टर हो गया, जो हमारे खेत की जुताई हो गई ट्रैक्टर में। हेलोहर हो गए, जो हमारे हेलोहर क्या करते हैं, तवे के टाइप के होते हैं, जो मिट्टी को काटते हैं। मिट्टी को काटने के साथ साथ वो क्या करते हैं, सॉइल को काटेंगे, जो हमारी घास होती है उसको छर देते हैं। जो धूप का प्रकाश होता है तो वो क्या सूख जाती है, वो खेत हमारा भुरभुरा हो जाता है। या हम कम घास युक्त है, जैसे कवर एरिया घास कम है तो मैं कल्टीवेटर से भी उसकी जुताई
कर देते हैं। जैसे कल्टीवेटर आप किसान भाइयों ने और स्टूडेंटों ने देखा होगा कि गांव में कल्टीवेटर और हैरोमर आपको दिख जाता है। और रूरावेटर क्या करता है, 1 फुट मिट्टी तो काटता है, मिट्टी को मिला देता है और इतना बुरबुरा कर देता है कि जो घास होती है उसमें छर जाती है, मतलब कट जाती है, वो दोबारा अंकुरित होने की कगार में नहीं रहती है। जैसे कि हम फार्मर को अपना फील्ड के बारे में दिखा ही रहे हैं कि हमारा फार्मर्स है वो खेत को किसी तरीके से तैयार कर रहा है यंत्रीकरण से। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करना एवं फार्म मशीनरी के प्रचलन में सुधार को बढ़ाना। अब क्या है कि उसको सुधार को कैसे हम बढ़ाएं, सुधारना है हमको, कैसे सुधारें उसको। ठीक है, अब मैं इसके ले लेते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर कवर एरिया है, तकनीकी से हमको कैसे करना है। तो हमारे पास जैसे हमने बताई स्प्रे मशीन हमारे पास पहले हाथ चालित थी, पैर चालित आई, उसके बाद इलेक्ट्रिकल और जो हमारी चार्जिंग आ गई है, या तो हमारी किसी मोटर के माध्यम से, डीजल के माध्यम से या पेट्रोल के माध्यम से वो कार्य कर रही है। लेकिन हमारे किसान भाई तकनीकी के साथ साथ क्या करते हैं, अपनी बॉडी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बॉडी का सुरक्षा का मतलब ये है कि जैसे कीटनाशक हमने दवा डाली तो हमारी बॉडी को कैसे हम इसको यूज करें तकनीकी तरीके से, जिससे कि हमारी उसका जो दवा है उसका सीधा इफेक्ट मेरी बॉडी पे ना पड़े। इसके बाद इसके माध्यम से हम इमेज के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं कि ये फार्मर हमारा है। ये फार्मर हमारा क्या किया, हाथों में मोजे से लेके स्प्रे और यहाँ मास्क लगाए हुए और सारे शरीर के सारे कपड़े अंगों को पहने हुए। और हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर फार्मर क्या करता है कि जो हमारे कपड़े होते हैं वो कम पहनता है, जैसे बॉडी यहाँ से खुली होती है, हाथ खुले हुए हैं, चेहरा खुला हुआ है, और नाक के माध्यम से हमारी ऑक्सीजन के माध्यम से वो दवा अंदर तक जाती है। जब अंदर तक जाएगी तो हमारी बॉडी में इफेक्ट पड़ेगा तो क्या है कि हमारी बीमारियां हमको ग्रसित करेंगी, जिससे कि हम जब बीमार पड़ जाएंगे तो हमारी जो फैमिली है, जो आने वाला जो हमारी जनरेशन है, उसको हमारी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका इलाज कराएंगे तो जो हमारी आर्थिक स्थिति है और भी तंगी में चली जाएगी। तो इससे बढ़िया ये है कि जो हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं, तो ये हमारे दादा पापा या पड़ोस में कोई भी कर रहा है या कोई रिश्तेदारी में कर रहा है, तो उसको ये समझाइए आप लोग कि एग्रीकल्चर की जो भी कीटनाशक या वही दवा डाल रहे हैं तो इस तरीके से साला पूरा चेहरा बांधना चाहिए, नाक को पूर्ण रूप से सही से गमछा से बांध लेना चाहिए, हाथों में मोजे पहन लेना चाहिए और पूरे कपड़ों को ही पहन के उसको यूज करना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप जाके खाना नहीं खाना है, उसके बाद जाके आपको सारे कपड़े उतार देना है, सही साबुन से उसको नहा के उसके बाद आपको खाना या कोई भी चीज़ पानी भी पीना तो उसके बाद यूज उसको कर सकते हैं। जमीन एवं जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करना। अब जैसे क्या है, जमीन एवं जल जैसे प्राकृतिक संसाधन, ये ज़मीन और जल हमारा प्राकृतिक संसाधन है, कोई एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं कि जो हम जिस चीज़ को कोई बढ़ा सकते हैं या ख़रीद के उसको डेवलप कर सकते हैं। तो क्या है कि पानी भी हमारा प्राकृतिक है, जब बारिश होती है फिर ग्राउंड वाटर पानी भरता है, फिर वो ग्राउंड वाटर नीचे नीचे सूख जाता है, और जो हमारे पार्टिकल सॉइल के पार्टिकल होते हैं उसी से क्या होता है, वो फिल्टर होते धीरे धीरे अंदर चला जाता है, वो अंदर छनते हुए अंदर धीरे धीरे जाता है, और वो जाके बाद वो ग्राउंड वाटर जो पानी हमारा नीचे होता है उसको क्या करता है, बढ़ जाता है। उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं आपको, जब किसानों को जब हमने कुआं या समरसेबल पंप या किसी में हमने देखा होगा कि जब बारिश अधिक होती है और जब ग्राउंड वाटर पानी को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कहीं न कहीं रख रखाव उसका सही कर लेते हैं, तो क्या है कि लोग गांव में कहते हैं कि उसका जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है, ग्राउंड वाटर पानी का लेवल बढ़ता है, क्योंकि हम साल भर उसको यूज़ करते हैं, वो धीरे धीरे घटता है। एक बारिश की सीज़न ऐसी होती है जिसमें उसका लेवल बढ़ता है, उसी सीज़न में ना पानी का लेवल बढ़ा ना तो पानी का लेवल और अंदर की तरफ चला जाए, क्योंकि हमको आवश्यकता हिसाब से हम पानी को तो यूज कर रहे हैं, लेकिन कहीं से वो रिचार्ज नहीं हो रहा है। जब रिचार्ज नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि पानी कम हो जाएगा, कम होगा तो हमको बिना पानी के हम कोई फसल को उत्पादन नहीं ले सकते हैं। मेन चीज़ क्या होता है, बिना पानी के हम कोई फसल उगा नहीं सकते हैं। तो हमको पानी को बहुत सुरक्षित तरीके से रखना है। जैसे कि हमारी भारत सरकार भी है, जैसे ग्रामीण इलाकों में क्या करती है कि जैसे ग्राम समाज की जगह पड़ी है उसमें तालाब खुदवा देती है। गांव या शहरों में आपको अक्सर तालाब या पोखरी मिलते थे, उसका मेन कारण यही था कि जो पानी हमारा वेस्ट होता है, जो यूज़ करते हैं, वो पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाता था, वो भी सॉइल के पार्टिकल से जाके फिल्टर होके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते थे हम लोग। अब हमने देखा होगा जैसे नल थे हमारे यहाँ, गवर्नमेंट सोख्ता बनवाती थी तो उसमें क्या करती, पाइप डाल देती छेद करके, उसमें बालू और गिट्टी भरवा देती थी, इससे भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज हमारा होता था।
ठीक है। अब जैसे ही बारिश का पानी हुआ, बह गया सीधा नदियों के माध्यम से, तो वो पानी हमारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं करता। हमको दिखता तो है कि हमारा पानी बारिश हुई, लेकिन जो पानी हमारा कलेक्ट हुआ है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं कर रहा है। जैसे कि उदाहरण में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए पानी भरा हुआ है, और ये हमारा फॉरेस्ट है, ये हमारा कवर एरिया है, सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, और जो हमारा जो पानी है वो 1 साल तक भरा रहेगा, वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता रहता है। कुछ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से ऊपर उड़ जाता है, और कुछ हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर देता है। बीज, रसायन एवं उर्वरक जैसे, अब हम बात करते हैं बीज एवं उर्वरक। अब इनको क्या करना है कि बीज और उर्वरक को हमको उत्पादनों में इनपुट का दस्तापूर्वक उपयोग। अब इनपुट को हम दस्तावेज पूर्वक करना है, तो क्या है कि जैसे कि हम लाइन टू लाइन को एग्रीकल्चर में करते हैं, सीड ड्रिल की माध्यम से, कि तकनीकी के माध्यम से क्या करते हैं हम बीज को एक उसमें भी होते हैं। तो अब उसके लिए तकनीकी क्या है कि जैसे कि हम कंपोस्ट खाद, जैसे हमने सीड ड्रिल का उदाहरण लेते हैं यहाँ भी, तो सीड ड्रिल क्या करती है, पहले अंदर फर्टिलाइज़र को डालती है, उसके ऊपर क्या करती है, बीज को डालती है 2 इंच को, 2 इंच में बीज को डालती है। बीज अंकुरित होता है तो जड़ कहाँ जाएगी, जैसे कि आपका यहाँ क्रॉप का बीज पड़ा, ये लाइन से बो रहे हैं आप, इसके अंदर यहाँ पे आपका फर्टिलाइज़र है, तो बीज हमारा जब जमेगा, जब अंकुरित होगा, तो उसकी जड़ें कहाँ जाएंगी, यहाँ। तो क्या है कि जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो कहाँ लेगा, इसको खाद को, जो अवशेष हैं, जो हमारे पोषक तत्व हैं, उसको लेगा, जिससे कि उसका ग्रोथ होगा तो प्लांट हमारा अच्छा कंडीशन में जाएगा। जब ग्रोथ करके तो हमारा पैदावार भी अच्छी होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ किसान होते हैं, कोई हाथ से भी रखते हैं, जैसे मक्का की खेती हो गई, तो क्या जो दूर फसलें मक्का की 1 फुट पर खेती करीब की जाती है, तो इसमें जो हमारा प्लांट से प्लांट की दूरी होती है, अक्सर किसानों को देखा होगा, जो तकनीकी किसान होते हैं, वो उसमें मशीनें नहीं होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने हाथ से ही दाने, हर एक DAP या यूरिया के दाने उस प्लांट से लगा देते हैं, दूर डाल देते हैं। जब वो क्या है कि बारिश होती है तो वो अपना एब्जॉर्ब, या पानी लगाते हैं तो एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में कोई भी फसल आपने देखी होगी, फसल के रूप में हम देख सकते हैं कि टमाटर का उदाहरण देते हैं। चमकता हुआ टमाटर होता है, जो अच्छा क्वालिटी के टमाटर होते हैं, उनकी रेटें अच्छी होती हैं। थोड़ा भी दाग धब्बे या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उनकी रेटें कम हो जाती हैं। उनमें सारी चीज़ें तो सेम होती हैं, लेकिन उसकी चमक के पैसे बढ़ जाते हैं। वैसे ही किसान हमारा, जो हमारा तकनीकी किसान है, तो क्या है कि अच्छी फसल लेता है, और जो हमारा अनाज तक अच्छा चमकता हुआ होगा तो मार्केटिंग रेटें उसकी अच्छी मिलती हैं। थोड़ा लो क्वालिटी होगा तो उसकी रेटें अलग होंगी, और उससे भी लो क्वालिटी का होगा तो उसकी रेटें अलग होंगी। इससे क्या है कि अनाज तो मेरा एक ही है, लेकिन उसकी रेटें 3 हो जाती हैं। तो मेन चीज़ ये है कि हमको तकनीकी से खेती करनी है, जो हमारा उत्पादन है वो बेस्ट से बेस्ट उसका चमक हो, जिससे कि हमको मार्केट में वैल्यू अधिक मिले, जिससे कि हम आर्थिक स्थिति मेरी सही हो, तंगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी फर्टिलाइज़र है और कंपोस्ट खाद है, हाथों से मैं कहाँ डाल रहे हैं, प्लांट से डाल रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट सीधा एब्जॉर्ब कर लेगा। उत्पादन का खर्च कम करना। अब किसी चीज़ का उत्पादन करना है, उसके बारे में मुझे सोचना कि उसका जो हमारा जो खर्चा आ रहा है उसको कम करना। उसका सीधा सा उदाहरण ये है कि जैसे कि हम फर्टिलाइज़र है, छिटकमा बीज से करेंगे तो हमारा वेस्ट हो जाता है, प्लांट टू प्लांट डालेंगे तो हमारा कम खर्चे में भी हमारा ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, तकनीकी से खेती भी अच्छी हो जाएगी, और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा हो जाएगा। जैसे कि हमारा एक इमेज के माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं कि एक फार्मर है, फार्मर क्या कर रहा है फार्मर एक की क्रॉप लगी हुई है मक्का की मान लो, तो उसके क्या कर रहा है कि उसकी जुताई, उसकी क्या कर रहा है, उसकी गुड़ाई कर रहा है। या तो हम खुरपी से निराई गुड़ाई करते हैं, या फावड़े से, या हम बैलों के माध्यम से करते हैं। वो भी मक्के के खेत में 1 फुट के प्लांट तक, 1 फुट तक के प्लांट तक का हम क्रॉपिंग उसकी निराई गुड़ाई बैलों के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि जब उसमें जो प्लांट हमारा बड़ा हो जाता है मक्के का, तो मक्के की यहाँ जड़ होती है, यहाँ पे ये गांठें होती हैं। जब बैल या इंसान के पैरों से क्या होता है, वो जब पैर चलते हैं तो बड़ा होगा तो टूट जाता है गांठ से, तो वो हमारा प्लांट फल, जो हमारा जो भुंटा होता है वो नहीं देगा, क्योंकि वो उसका ग्रोथ यहीं पे रुक जाता है, क्योंकि वो अंकुरित होने की क्षमता उसमें नहीं होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फार्मर है, ये बैलों की तरह अपने खेत की निराई गुड़ाई करता है। और सीधी सी बात ये है कि लाइन टू लाइन किया है, जो मिट्टी इसी काट रहा है, इसकी जो हल है इस टाइप का हल होता है जो मिट्टी को ये काटता है। जब मिट्टी को वो काटेगा तो मिट्टी का दोनों साइड ऐसा फेंकता है, जब बीच से चलता है तो दोनों इधर से चलेगा और लाइन से फिर इधर से आएगा। तो ये मिट्टी क्या है कि जो हमारा प्लांट है उसकी जड़ को मजबूत कर देता है, जिससे कि वो जड़ सही तरीके से उसको अपना भोजन भी ले लेती है, उसको जकड़ के अंदर पकड़ लेती है। जैसे हवा चलेगी, हवा तेज आई तो वो
जो हमारी क्रॉपिंग गिर जाती है तो उसमें उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, तो वो गिरने की संभावना भी कम रहती है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसान जो एक्टिव किसान होते हैं वो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ भी फसल बोते हैं, क्योंकि जो हमारे भारत में हवा चलने वाली होती हैं वो अक्सर पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब ही चलती हैं। फार्मर वर्कर्स को सम्मान देना, जो हमारा फार्मर वर्कर्स है उसको हम सम्मान दें। जो हमारा फार्मर वर्कर्स है, जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड कृषि करा रहा है, तो उसको हमको इज्जत देनी है, किसी से बदतमीजी से हमको पेश नहीं आनी है। तो उसको तकनीकी बताना है, जैसे किसी की सलाह लेना, किसी को कोई किसान फार्मर तकनीकी है तो उसके पास जाके वो सलाह ले सकता है, जिससे कि अपनी क्रॉप को भी डेवलपमेंट अच्छे से कर सकता है। जैसे कि ये फार्मर है, ये फार्मर एक्टिव है, तो ये फार्मर जो भी होंगे वो एक दूसरे का किसान को खेती करते हुए देखते हैं। वो देखने का यही तरीका होता है कि वो एक फार्मर दूसरे देखता है, दूसरे को समझाता है, उसी तकनीकों को डेवलप करते जाते हैं। और जितने हमारे एग्रीकल्चर लैंड पे जो कार्य जो KVK बने हुए हैं, जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ KVK बनाई हैं, उनका भी मुख्य यही कारण है कि जो हमारा नया सीड ICR से आता है वो फार्मर पे वो आता है KVK पे KVK पे आता है। KVK के वातावरण के हिसाब से उस KVK को दिया जाता है। उस KVK के जो फॉर्म है उस पर तकनीकी ट्रैक्टर और जो मशीनें हमारी उस पर वो फार्म पे जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, जो PhD या MSc करके नेट क्वालिफाई होके उस पर हो जाते हैं, तो उनकी यही रिसर्च होती है कि वो अपने फील्ड पे अच्छे से अच्छा उत्पादन करें। वो किसानों को, फार्मरों को लेके आते हैं, विजिट कराते हैं, और जब विजिट कराते हैं तो वो फार्मर ये देखता है कि इसमें क्या हमारा गुणवत्ता, क्या उत्पादन हमारा बढ़ रहा है, क्या कौन सी फसल तकनीकी है, उसका वो क्या करते हैं। जो हमारे किसान नहीं पढ़े लिखे होते हैं और जो नहीं पढ़े लिखे होते बच्चे और जो औरतें भी होती हैं वो भी आती हैं उनको भी शिक्षा देते हैं, उसी लैंग्वेज में बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे करके ऐसे करना है। जैसे कि कोई फसल के बारे में पूरी जानकारी वो देते हैं, जैसे कि हमारी एग्रीकल्चर को, क्योंकि हमारी 70% आबादी एग्रीकल्चर लैंड पर डिपेंड करती है, जिससे कि डेवलपमेंट हमारा अच्छा हो सकता है। इसमें औरतों, जो महिलाएँ, उनका भी हाथ है, बच्चे, उनका भी हमारा सहयोग रहता है, और जो आदमी है उनका भी सहयोग रहता है। तो क्या है कि हमारी जो इस एरिया में जो तकनीकी आती है वो सारे किसान धीरे 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 अपनाते हैं, जैसे कि उत्पादन हमारा अच्छा हो जाता है। उपयुक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लक्ष्य निम्नलिखित। ठीक है, अब मैं बात करते हैं कब की, जब देश में सबसे पहले फार्म पावर मतलब मशीनरी हमारी उत्पन्न हुई थी। कब हुई थी? 1950 से 1951 में। कब हुई? 1950 से 1951 में हमने पहले डेवलप हुई है। हमारी स्टार्टिंग जो मशीनरी की कब से हुई है? 1950 से 1951 में। तब मेरे पास कितने सोर्स थे, आज मैं उस पर फोकस करेंगे। तब मेरे पास 0.25 थे। अब ये क्या थे? किलो वाट पर हावर। मेरे पास तब थे किलो वाट पर हावर। अब मेरे पास तब बहुत कम संसाधन थे। आज क्या, मैंने फिर जनगणना मेरी कब हुई? 2001 में। 2000 से 2001 में। तब मेरे पास बढ़ के कितना हुआ? 1.35 हुआ किलो वाट पर हेक्टेयर। अब हमारे पास तकनीकी और जो हमारे पास जो फॉर्म पावर और फॉर्म है, जो हमारे पास पावर था वो बढ़ के कितना हो गया था? हमारा 1950 से लेके 51 में मेरे पास इतना था। अब ये 2001 में हमारे पास इतना हुआ। अब 2020 की बात करते हैं हम। 2020 में हमारे पास हुआ है जाके 2 किलो वाट पर हेक्टेयर। अब देख रहे हैं कि हमारे पास इतना था कब? जब 1950 से 51 में मेरे पास 0.25 किलोवाट पर हेक्टेयर था। उसके बाद 2001 में हमारे पास हुआ, 2000 से 2001 के बीच में हुआ 1.35 किलोवाट पर हेक्टेयर। अब हमारा 2020 में हो गया जाके हमारे पास 2 किलोवाट पर हेक्टेयर। तकनीकी हमारी धीरे धीरे इंडिया में डेवलप हुई। 1950 और 51 में मेरे पास पावर इतना था, 0.35 था। उसके बाद हमने 1 पॉइंट इतना हुआ। उसके बाद तकनीकी हमारी जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता जा रहा है, जैसे हमारा किसान खुशहाली के रास्ते पे जा रहा है, जैसे तकनीकी काम करता जा रहा है, जैसे उसको सही उचित रेटें मिलती जा रही मार्केट में और उसकी आय बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या है, फॉर्म पावर को यूज कर रहा है, तकनीकी को वो यूज करता जा रहा है।
उच्च क्षमता वाली कृषि मशीनों को विकसित करना जिसका टर्न अराउंड टाइम लॉस कम होता है। अब बात करते हैं कि जो जिसका अराउंड मशीनों का जो टाइम लॉस है अराउंड वो कम होता जा रहा है। उच्च स्तर मशीनों की विकसित मशीनों का जो टाइम कम होता जा रहा है, जैसे कि हमारे पास आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि जो हम बड़ी बड़ी मशीनों को खरीद सकें, क्योंकि जो हमने पहले ही आपको वीडियो में बताए थे 1950 में मेरे पास कोई पावर कम था, उसके बाद 2001 में बहुत कम हुआ, बढ़ा, उसके बाद 2020 में भी हमारे पास पावर बढ़ता जा रहा, वैसे हमारा डेवलप होता जा रहा। अब ये क्या करते हैं, जो बड़े फार्म होते, बड़े खेतों वाले फार्म होते, वो क्या करते हैं, वो बड़ी तकनीकी मशीन ले आते हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन अधिक होती है और व्यावसायिक धंधे भी कुछ ना कुछ होते हैं, जैसे जॉब हो गई या कोई बिजनेस कर रहा है तो क्या करता है, वो बड़ी बड़ी मशीनें ले आता है, क्योंकि उसके खर्चे भी अधिक होते हैं, आम आदमी उसको यूँ छोटा किसान नहीं कर सकता है। तो उसके लिए वो क्या करता है कि वो अपने लेबर रख देता है, जो ड्राइवर होता है, उसके माध्यम से क्या कि उस एरिया में वो अपना कार्य करता है पहले, उसके बाद जो समय बचता है वो तकनीकी जो किसान उसको इच्छुक होते हैं वो उसके पास जाते हैं, वो उनका कार्य करता है, उस कार्य के बदले में वो क्या करता है, मनी लेता है। ठीक है, तो क्या है कि हमारा डेवलपमेंट अधिक होता जा रहा है। ये मशीनें हमारे देश में कम स्तर पर हैं, धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए फार्म मशीनरी के प्रबंध में सुधार लाना। अब बात करनी है कि हमको बेहतर अर्थव्यवस्था करना है, मतलब जो हमारा किसान है उसको दोगुनी आय, जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे दोगुनी आय की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या कर रही है सरकार की, हमारी सरकार ट्रैक्टर से लेकर सारी बड़ी मशीनों पे जो एग्रीकल्चर लैंड पे काम कर रही हैं उस पर 25 से 30% और 50% और 70% तक सब्सिडी दे रही हैं। क्या दे रही हैं, सब्सिडी मतलब छूट दे रही हैं। उनका मेन उद्देश्य यही है कि तकनीकी हमारी डेवलप होगी तो हमारा किसान खुशहाल होगा, जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी। जैसे प्रधान नरेंद्र मोदी प्रधान जी हमारे ये कहते हैं कि आय का दोगुना का, ये आपने देखा होगा पेपर से लेकर सब चलता है, तो उनका यही कारण है, इसीलिए वो गवर्नमेंट हमको छूट दे रही है कि ये डेवलप करने के लिए। जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनों पे हमारी 50% जैसे ट्रैक्टर हो गया, तो इसमें क्या है कि जब हमारी तकनीकी से हम खेती करेंगे तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी आमदनी है वो भी बढ़ेगी, और जो नई नई तकनीकी खेती करने का मतलब ये है, जो हमारी क्रॉप है और जो हाइब्रिड है, हम बीज अच्छे अच्छे उसका तैयार करके खेतों में लगाएंगे, फसल लगाएंगे तो उसका उत्पादन बढ़ेगा तो हमारा जो आमदनी किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो सही हो जाएगी। क्योंकि आर्थिक स्थिति के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूध का भी काम करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए क्या करते हैं, जैसे गाय भैंस है, इसका भी सहयोग हम ले लेते हैं, जिससे कंपोस्ट खाद होती है वो खेतों में डालते हैं, जिससे क्या है कि किसान 2-3 व्यवसाय आराम से कर सकता है। क्योंकि अनाज तो हम खाने के यूज में कर लेते हैं, जो उसका जो वेस्ट प्लांट होता है वो जानवर खाने के यूज हो जाता है। जैसे गेहूँ है, गेहूँ का जो हमारी बाली होती है, ऊपर अनाज होता है, गेहूँ वो तो हमारे लिए आ जाता है, जो भूसा होता है वो जानवरों को यूज में आ जाता है। जैसे मक्का है, मक्का का भुट्टा तो हमारी यूज में आ जाता है, मक्का की हम ले लेते हैं, उसका जो हमारा प्लांट होता है वो हमारे जानवरों के लिए काम आ जाता है। तो क्या है कि एक चीज़ से हमको दो फ़ायदा, जानवर से हमको दूध भी मिल जाता है, उससे कुछ आमदनी हो जाती है, उधर यंत्रीकरण से हम मशीनरी से खेती भी कर रहे हैं, जिससे भी हमारी आय बढ़ रही है, तो मेरी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। कुछ ना कुछ समय जैसे हम काम करेंगे दोनों, जैसे हमारी एग्रीकल्चर लैंड पे लॉस हो रहा है कहीं पे, कभी ऐसा होता है कि फसल बहुत सस्ती हो जाती है, कभी फसलों के रेट बहुत ऊंचे हो जाते हैं, जैसे अभी टमाटर है, और कभी क्या है कि जो हम जो एनिमल ले लेते हैं उससे क्या हम मेंटेन बने रहते हैं, क्योंकि कभी उधर से लॉस हो रहा तो इधर से भी हमको बेनिफिट मिल जाता है। हिली एग्रीकल्चर जो मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में, अब हम बेहतर ढंग से यंत्रीकरण करना। अब मतलब मैं मशीनें के माध्यम से जो हिली एरिया पहाड़ी इलाका है उसमें हम तकनीकी से खेती को करना, जैसे कि हम इस ग्राफ के माध्यम से बताना चाह रहे हैं आपको कि ये हमारी हिली एरिया है, आप देख ही रहे हैं, इसमें हमारी फसल लगी हुई है, जहाँ हमको प्लांट की ज़रूरत होती है वहाँ प्लांट लगा है, जहाँ हमारा फॉरेस्ट की ज़रूरत है वहाँ फॉरेस्ट ये लगा हुआ है हमारा। जैसे कि हमारी सॉइल गड्ढे, जैसे कि हमारी पानी की समस्या हो सकती है तो हम एक फसल से 2 फसल ले लेते हैं, जिस हिसाब से हमारे पास पानी की सिचुएशन होती है। ठीक है, अब जैसे कि ये फसल लगाए हुए हैं हम, तो हमारी तकनीकी से हम फसल भी कर रहे हैं, ट्रैक्टरों के माध्यम से जुताई और इसके जो रख रखाव है वो भी ठीक तरीके से कर रहे हैं, और तकनीकी से हम खेती कर रहे हैं, जैसे कि हम फसल लगा देते हैं, जो इरोजन का मिट्टी कटाव का कारण होता है वो भी हमारा कम उस पर होता है, कवरेज एरिया लगा देते, कवर लग जाता है, जैसे सॉइल है, सॉइल पे ऊपर जैसे घास लग गई तो उसमें इरोजन होने की संभावना कम रहती है। लेकिन हिली एरिया का यही कारण है कि जब पानी उसको जब मॉइस्चर मिलेगा, जैसे कि हम
क्या है कि जब बारिश होगी तो हम फसल लगा सकते हैं, मल्चिंग भी कर सकते हैं पन्नी वाली, जिससे क्या है कि लंबे समय तक उसमें मॉइस्चर बना रहे, जिससे कि हमारी जो फसल है वो हमारी पक जाए। जो हमारी 120 दिन की फसल है उसको ना लेके हम 80 दिन की फसल ले लेते हैं, या 85 दिन की फसल 85 दिन की फसल ले लेते हैं, कोई हमारी उस मॉइस्चर में जो हमारी नमी है उसमें पक जाए, वो मतलब परिपुक्त होकर मार्केट तक पहुंच जाए, अपने खाने के यूज में आ जाए। अब हम बात कर रहे हैं ईख, कपास, फल, सब्जी एवं आच्छादित फसलें वाली खेतों की क्रमबद्ध तरीके से यांत्रिकीकरण करना। अब मैं बात कर रहे हैं जैसे कि हमारी फसलें हो गई ईख, कपास, फल वाली सब्जियां। अब इन पांचों की हम चारों की बात कर रहे हैं और यंत्रीकरण से काम करने की बात कर रहे हैं। अब यंत्रीकरण का मतलब ये है कि जैसे कि हमारा वो हो गई है, ईख हो गई है, तो ईख को क्या करते हैं, ईख वाली मशीन आती है जिससे कि हमारे वो बनते जाते हैं, मेड़ टाइप के बन जाते हैं। आगे हमारे पास फिगर है, तो ये क्या है, मिट्टी चढ़ जाती है, यहाँ पे क्या हो जाता है, नाली टाइप की हो जाती है। जब नाली टाइप की हो जाती है तो नाली में हम पानी को लगाते हैं आवश्यकता के हिसाब से। जो हमारा प्लांट होता है वो इस पे ऊपर बना रहता है, तो क्या है कि प्लांट की जो जड़ें हैं वो आराम से अंदर तक जाती हैं, अंदर तक चली जाती हैं। जो हमारी मिट्टी होती है उसमें भी दिक्कत नहीं होती, जो खरपतवार होते हैं वो नीचे एरिया में रहते हैं, जो किसान हमारा अच्छे से उसको निकाल सकता है, या खरपतवार रासायनिक दवा डाल के यूज कर सकता है तकनीकी से। और वो क्या है, फसल हमारी जो होती है वो ईख होती है, वो हवा के माध्यम से या प्लेन में लगते गिर जाती है, तो इसमें क्या वो जड़ अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि 25 से 30 सेंटीमीटर तक उसकी जड़ जाती है, तो वो हवा में इतनी जल्दी लॉसेस या गिरती नहीं है। जो या कोई बीमारी लगती है तो हम इसकी यहाँ से जो हमारी स्पेस रहता है इससे भी हम उसको दवा छिड़क सकते हैं। तो क्या है कि ये हमारी फसल में, जब हमारी फसल गिरेगी नहीं और जब हमारे कोई कीट नहीं लगेगा, लाल कीड़ा लगता है उसमें, तो उसमें क्या है कि तो वो हमारी फसल स्वस्थ रहेगी, तो हमारी मार्केटिंग वैल्यू अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं कपास की। कपास की खेती की भी हम लाइन टू लाइन ही बुवाई करते हैं, सोविंग करते हैं, वो हम आगे वाले फिगर में दिखाएंगे। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, तो उसको भी जो बीच की जो एरिया है उसके भी हम घास हाथ से निकाल लेते हैं। जैसे हम रासायनिक का काम कम करना है, क्योंकि हमारे खान पान पे सीधा किसान भाइयों पे और सारे जितने इंडिया के जनसंख्या है सब पे फर्क पड़ता है, बीमारी का कारण मेन बनता जा रहा है। तो उसके लिए भी हम कर देते हैं। जैसे कि हम करेले की फसल बता रहे हैं, सब्जी में आ जाओ, तो हमने क्या किया, मल्चिंग कर दी है। मल्चिंग किस हिसाब से किया हमने, अब ये प्लांट है, ये आप लट्ठी घड़े देखते हैं, ऊपर हम तार बांध देते हैं। जो प्लांट होता है वो पौंड जाता है उसके ऊपर, जब उसके ऊपर पौंडने के बाद वो फल देने लगता है पूरे खेत का जो भी जितनी भी एरिया है, तो क्या है जो हमारे फल होते हैं वो अक्सर नीचे लटक जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे करेला देख रहे हैं कि अब हमारी सब्जी है वो लटकी हुई है, जो क्या गर्मी या सर्दियों के सीज़न में अच्छा पैसा हमको मार्केटिंग में देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम खेत में नॉर्मली बिछा देते हैं तो उसमें क्या है कि मॉइस्चर और फंगस की ज़्यादा समस्या होती है, कि जिससे कि वो उसमें कीड़े और कीटनाशक हमको ज़्यादा डालनी पड़ती है। इसमें हमको कीटनाशक की कम यूज में हमारा उत्पादन भी अच्छा हो जाता है। जैसे कि उसमें 15 दिन पे यूज करेंगे तो इसमें ज़रूरत पड़ने पे यूज करते हैं। जैसे कि हमको साफ साफ दिखता है कि हमारा प्लांट, हमारा जो फल है वो ख़राब हो रहा कि नहीं, करेला का जो है वो ख़राब हो रहा कि नहीं हो रहा। और ये मार्केटिंग वैल्यू भी, जैसे करेला खेत वाला होता है वो 25 रुपये केजी है, और ये वाला हमारा 30 से 35 रुपये केजी मिल जाता है, क्योंकि इसको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कोई दाग धब्बा नहीं होता है, क्योंकि स्वच्छ होता है, क्योंकि नीचे लटका हुआ होता है, और किसान आराम से हाथ से तोड़ भी लेता है और मार्केटिंग भी कर लेता है। वैसे भी हम फलों में आ जाते हैं, तो हमारा ये केला की फसल हो गई, पपीता की फसल हो गई, इसको भी क्या करते हैं हम लाइन टू लाइन की बुवाई करते हैं, और प्लांट्स लाइन टू लाइन, जैसे कि ये हमारा इस पर लगा दिया है, तो हम यह क्या करते हैं, हम इधर इधर कैनाल बना देते हैं, जिससे कि दोनों तरफ से पानी उसको मॉइस्चर मिल जाए। और इसमें भी हम रासायनिक खादें डाल देते हैं, और जो एरिया हमारी सेफ बचती है, क्योंकि प्लांट से प्लांट की दूरी भी तो तय करती है, तो उस एरिया में हमारे खरपतवार कम उगते हैं। फार्म मशीनरी की गुणवत्ता में सुधार करना। अब जो मशीन हमारी तकनीकी है उसमें गुणवत्ता में हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम, जैसे मशीन हमारी कोई फॉल्ट है, या तो हमारा सीड की दूरी बढ़ जाती है। जैसे एग्रीकल्चर लैंड में क्या है कि सीड 5 सेंटीमीटर पे बोना है, वो बो रहा है 7 सेंटीमीटर पे, तो क्या करते हैं, तो उसको हम तकनीकी जो होता है जो तकनीकी हमारा जैसे इंजीनियर हो गया उसका, या जो वर्कर हो गया जो उसको सही करता है, तो उसके पास जाएंगे, उसके पास समस्या को बताएंगे। नहीं तो हमारे सारे फार्मरों को यही कंडीशन से वो क्या है,
लॉसेस हो जाएगा और वो प्लांट की दूरी होगी तो हमारा जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। मशीन के बेहतरीन डिजाइन के लिए अनुसंधान एवं विकास इकाई। अब जो हम बात कर रहे हैं क्या, मशीन की बेहतर डिजाइन और अनुसंधान विकास इकाई की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम एग्रीकल्चर के लिए क्या करते हैं, जब सारी मशीनें हम एग्रीकल्चर ICR या KVK में यूज करते हैं अक्सर, उसके बाद हमारे फार्मर हमारे लोगों को आती है। तो मेन उसका कारण यही होता है कि हम जब फार्म पे उसको यूज करते हैं तो सही तरीके से वो कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। नहीं करेगी तो हम उसको जो फॉल्ट होगा उसको सही करने का जो उसका तकनीकी इंजीनियर होगा उसको बुलाएंगे, उसको फॉर्म पे सही कराएंगे, जिससे कि हमारा उत्पादन किसान भाइयों को लॉस न हो। फार्म मशीन की तीव्र अव्यवस्थीकरण हेतु, अब हमारी जो मशीन की है वो तीव्र अव्यवस्थीकरण है, तो उसको निर्माताओं के अब संपर्क करेंगे। जैसे कि हम संपर्क किससे करेंगे, अब वो तकनीकी जो होगा, जो हमारा फार्म पे काम कर रहा है या मशीन का जो भी इंजीनियर होगा उसको मैं बुलाएंगे, उससे हम संपर्क करेंगे कि कोई प्रॉब्लम आती है तो, बट नहीं आती तो मैं अपना कार्य को कर ही रहे हैं। तो ये क्या है कि जैसे कि हमारा कभी कभी ऐसा होता है जब फसल हम लगा देते हैं बुवाई कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो फसल हमारी, जैसे हमने 5 सेंटीमीटर बताया था, 5 सेंटीमीटर लगा रहे हैं तो वो 7 सेंटीमीटर पे 8 सेंटीमीटर पे आ रही है। तो सारे जो 2-3 खेत में हमने बुवाई की उससे हमको आइडिया लग जाता है कि मशीन में ये तकनीकी ख़राब है। जैसे कि हमारा जो सीड है वो अंदर जा रहा है, जैसे कि हमारा 2-3 इंच तक सीड को जाना चाहिए सेंटीमीटर तक, तो क्या है कि ये भी मेरा फॉल्ट है। तो अनेक तरीके के ऐसे फॉल्ट हैं, इनके लिए हमको तो तकनीकी हमारा सलाहकार होता है, मैं जो मशीन बनाया उससे हम संपर्क करेंगे, जो कमियां हैं उसको मैं सही करेंगे। यांत्रिकरण रणनीति अब इसके बारे में बात करेंगे। जमीन और जल जैसे संसाधन समित एवं कम होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम जमीन की और एवं पानी की। अब ज़मीन का मतलब ये है कि जैसे कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो आप लोग जानते ही हैं कि ज़मीन कम होती जाती है। जैसे कि बाबा हमारे 4 भाई एक थे, बाबा के 4 लड़के हुए, चाचा दाऊ, तो वो उसमें क्या हुई, बाबा की ज़मीन 4 भागों में बट गई। अब 4 भागों में कि हम 4 भाई हो गए तो 4 तो उनमें भी 4 कोई 3, तो उसमें भी डिवाइड होती जाएगी, तो हमारा जो ज़मीन का स्तर है वो कम हो जाएगा। जब ज़मीन का स्तर कम हो जाएगा तो हम जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हर एक आदमी को एक घर की आवश्यकता होती है, तो वो आवश्यकता घर की होगी तो हम उसी ज़मीन में घर बनाएंगे, या तो रोड के किनारे होगा या कहीं होगा, तो उसमें तो हमारी ज़मीन है वो स्तर क्या होता है वो घटता जा रहा है। अब बात करते हैं पानी की तो वैसे ही हमारा पानी भी है कि जो हमारा पानी ग्राउंड वाटर में, जो हमारा पानी पहले हमारे बाबा दादा ने क्या किया था, जो नदियों में पानी देखा था और जो कुआं में पानी देखा था, आज हम क्या है कि जो हमारा जो टिल्लू पंप था उसके माध्यम से पानी खींच लिया करते थे। आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, समरसेबल पंप का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो पानी के लेवल है वो हमारा 120 फुट के एबव जा रहा है ग्राउंड वाटर में। उसका मेन कारण ये है कि जैसे कि हम 50 साल पीछे मुड़ के देखा जाए, उदाहरण के रूप में, तो हमारे जो दिल्ली जैसी सिटी और जैसे इलाहाबाद सिटी, कोलकाता जैसी सिटी, जो महान महान सिटी थे, उसमें भी तालाब और पोखरी थे। जब पोखरी और तालाब थे तो उसमें क्या था, जो पानी वहाँ एरिया का था वो कलेक्ट हो जाता था। जब कलेक्ट हो जाता था तो वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता था, कुछ वाष्पीकरण करके ऊपर उड़ जाता था। जैसे ग्राउंड वाटर का पानी जो तालाब में हमारा भरा रहता है, आपने देखा होगा, वो 1 साल तक पूरा धीरे धीरे लीकेज होता है और एंड टाइम पे वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर को डेवलप करता है। जो बारिश का पानी हमारा ग्राउंड वाटर को डेवलप करता है। आज की डेट में क्या कि खेतों से पानी बहता हुआ जाता है नदियों में, नदियों से माध्यम से बड़ी नदियों में, नदियों से समुद्र में चला जाता है। बारिश तो हो रही है लेकिन हम पानी को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, पानी को हम सेव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट का उदाहरण में हम बता दें आपको कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट हमेशा तालाब, जहाँ ग्राम समाज जगह है तो वहाँ तालाब खोदने का कार्य कर रही है। तालाब खोदने का उद्देश्य यही है गवर्नमेंट का, जो हमारा पानी है ये बहुत बड़ी देश की भयानक समस्या है। जब एग्रीकल्चर में पानी नहीं रहेगा तो कोई फसल उत्पादन नहीं कर सकते हैं। जब फसल उत्पादन नहीं कर सकते हैं तो आदमी खाएगा क्या। जैसे कि हमारी बॉडी के सुबह से लेकर शाम तक पानी की आवश्यकता होती है। सुबह उठते हैं हम, पानी को हमें क्या आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। सारे लोग जानते हैं कि पानी के बिना कोई कार्य नहीं होता। जिस दिन कहानी घर में पानी ख़त्म हो जाता है सुबह, उस दिन तो भगवान दिखाई दे जाते हैं उदाहरण के रूप में, समझ में नहीं आता क्या करें। तो वैसे ही क्या है कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कपड़ों को धुलाई के लिए जितनी आवश्यकता उतने से ज़्यादा पानी को वेस्ट कर रहे हैं। बाथरूम में जाते हैं तो उससे ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। तो इसको पानी को क्या करना है, एक तो हमको तालाब खोदना है। जैसे कि हमारा शारीरिक उपयोग है, घर का उपयोग है, तो जैसे कपड़े का पानी हम बाथरूम को यूज़ कर सकते हैं,
उसी हिसाब से जैसे कि हम यूज करेंगे तो हम पानी को बचा सकते हैं। ये हमारे देश की बहुत गंभीर समस्या है, आने वाले समय में प्रतिदिन देखने को आपको मिलती जाएगी। तो ऐसे हमारी ये और आबादी का हमारा मेन कारण है जो बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं हम, साथ साथ कृषि काफ़ी निचले स्तर पर है। अब हम क्या करें, उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये नई नई हाइब्रिड वैरायटियों को डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि हम आने वाले फ्यूचर में जो हमारे जैसे पुराने ज़माने में आप देखें 50 साल फिर पुराने जाएंगे आप तो गेहूं की हमारे यहाँ देश में बहुत बड़ी समस्या थी खाने के लिए। तो क्या था, वो देसी फसलें हुआ करती थी। अब गेहूं हमको देसी नहीं मिलता, सारी हाइब्रिड ICR के माध्यम से, KVK के माध्यम से तकनीकी फसलें आ गई हैं, जिससे क्या है कि हमारा उत्पादन में भारत गेहूं और चावल में हम फर्स्ट नंबर पे हैं। कुछ फसलों में हम फर्स्ट नंबर पे हैं, कुछ में हम सेकंड पे हैं। जैसे चावल और गेहूं हमारा सेकंड नंबर पे आता है, जैसे कि सारे लोग स्टूडेंट अपने जानते हैं। जोत के आधार पर जोत के आकार छोटे एवं बिखरे हुए हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं जोत के, अब जैसे हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो क्या छोटे छोटे हिस्सों में, जब हमारी आबादी बढ़ेगी तो हमारे बड़े बड़े खेत छोटे छोटे खेतों में टुकड़ों में हो जाएंगे। जैसे कि हमने पहले उदाहरण दिया था, एक घर में 4 लोग थे तो 4 टुकड़े होंगे खेत के। पहले हमारे बाबा एक थे तो एक ही रहता था, उसमें भी 4 और बच्चे उनके हुए तो 4 और हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम ये दिखा रहे हैं। तो हमारे ये खेत के प्लॉट की एरिया क्या है, छोटे छोटे हो रहे हैं। अब बड़े बड़े खेत बहुत कम दिखने को मिलते हैं, क्योंकि या तो बड़ा किसान होगा, फार्मर होगा, क्योंकि हमने सीमांत खेती के बारे में आपको बताया था कि 75% हमारे छोटे किसान हैं भारत में। तो उनकी भी जनसंख्या बढ़ती जा रही तो और छोटे खेत होते जा रहे हैं। किसानों की निवेश क्षमता दयनीय है। जो हमारा किसान है उसकी निवेश क्षमता, मतलब उसके पास पूंजी निवेश करने के लिए बहुत दयनीय है, मतलब बहुत पुअर, मतलब गरीब है। तो वो क्या करता है कि वो अक्सर जाके क्या करता है, गांव को एक समूह बनाता है। दाऊ चाचा परिवार में पूरा गांव एक परिवार ही होता है। तो उसमें जिन लोगों से उसकी सही बैठती है, बात जमती है, तो उन लोगों से क्या करता है कि तुम्हारे खेत में मैं काम करा देंगे, मेरे खेत में आप काम करा देंगे। वो एक समूह के माध्यम से एक काम कर लेते हैं, जिससे कि उनकी जो पैसा है जो निवेश क्षमता देनी है तो उससे वो बच जाते हैं। तो क्या है कि हमने आपके खेत में कार्य करा दिया, उदाहरण के रूप में आपने मेरे खेत में कार्य करा दिया, 5 लोगों का ग्रुप बना लिए, 2-2 लोग हो गए तो सबका काम भी हो गया और जो हमारी जो पूंजी है वो भी बच गई। जिससे क्या है कि जब पूंजी है नहीं तो कार्य किससे करेंगे। मजदूरों की आज की डेट में कार्य क्षमता बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि 400 रुपये लेता है, क्योंकि किसान का काम 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का कार्य होता है। और किसान का कार्य करने के बाद वो 6 महीने वेट तो करेगा नहीं, 3 महीने आपका। वो क्या करता है, कारखाने या मंडी जाके अपना कार्य को कर लेता है। जैसे कोल्ड स्टोर है तो उसमें अपना वो काम करने लगता है, उसकी दिहाड़ी पूरी ईयर की क्या काम करता है वो, क्योंकि उसको भी अपनी फैमिली चलानी होती है। क्योंकि जो हमारा मजदूर है वो आज की डेट में 400 रुपये के अबव जा रहा है, 400 से 500। तो क्या है कि हमारा ये महंगा होता जा रहा है और तकनीकी हमारी सस्ती होती जा रही है। अच्छी गुणवत्ता वाली कृषि यंत्रों मशीनों की अनुपलब्धता। अब बात हम करते हैं जैसे अच्छी वाली जो फसलें, तकनीकी जो हमारी मशीनें हैं वो हमारे देश में आज भी समस्या का कारण बनी हुई हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है, छूट देती है। वो छूट देने का मेन इसी कारण है कि हमारा जो एग्रीकल्चर किसान है उसके पास इतनी पूंजी या पैसा नहीं है जो वो पूरी खरीद सके। तो 50% या 70% सब्सिडी दे देती है, जिसके माध्यम से क्या है किसान उसको खरीद ले। जब किसान खरीद लेगा तो क्या है कि वो एग्रीकल्चर लैंड में अच्छा काम करे, मशीनी से तकनीकी से कार्य करेगा तो उसकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। जैसे प्रधानमंत्री जी 2 गुनी आय के लिए हमेशा ये प्रश्न है उनका और ये प्रयास है कि 2 गुनी हो जाए, तो वो इसीलिए वो छूट मिल रही है। जैसे कि हमारे बड़े बड़े हैं, जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो तो खरीद लेते हैं और जो छोटे फार्मर होते हैं वो नहीं खरीद पाते हैं। वो क्या करते हैं, वो किसी के बड़े फार्मर जो होता है वो अपने कार्य के लिए कल खरीद लेता है, उसके बाद जो छोटे काश्तकार होते हैं उसके पास जाते हैं, जो उसकी रेट होती है 700, 800, 1000, 1500 रुपये घंटे या कुछ भी उसकी जो रेट होती है इस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है और डीजल पे भी डिपेंड करता है, सस्ता या महंगा वो तो होता रहता है ऊपर नीचे। तो वो लोग जाते हैं तो उससे कार्य कराते हैं, वो उसका ड्राइवर जाता है, वो कार्य करता है, उसके खेत के हिसाब से वो अपना पैसा या घंटे के हिसाब से पैसा दे देता है, जिससे भी छोटे किसान भी उसके साथ कार्यरत और तकनीकी से जुड़े रहते हैं। फसल की बुवाई कटाई। अब बात करते हैं कि जो फसल की कटाई और बुवाई है अब वो हम तकनीकी से कर रहे हैं, सीडीएस से कर रहे हैं। अब जो मज़दूरों की हम बात कर रहे हैं वो नहीं मिलते हैं। अब मज़दूर क्यों नहीं मिलते हैं
कि जो हमने पहले ही आपको बता दिया, मजदूर हमारे क्या होता है कि जो किसान का 15 या 20 दिन का कार्य होता है तो वो 20 दिन की झाड़ी 400 या 500 रुपये देगा। और मजदूर क्या होता है 12 महीने का क्या करेगा, बैठ के खाएगा तो नहीं, तो वो 12 महीने क्या करता है, किसी कंपनी या फैक्ट्री में चला जाता है, वो वहाँ पर अपना बड़े बड़े शहरों में जाके काम करता है, जिससे क्या है कि उसकी 1 साल की पूरी ईयरली कमाई हो जाती है। और उत्पादन में भी हम जैसे कि महंगी महंगी मशीनरी का उद्योग है, तो इसमें क्या है कि मशीनरी से हम कार्य करने लगे, जैसे हार्वेस्टिंग है, कंपाइन हो गई, ठीक है, हम इसके उपयोग से अपना जैसे आलू खुदाई मशीन हो गई, इनसे क्या कर रहे हैं कि हम तकनीकी से कार्य करने लगे, जिसमें जो मजदूर है वो भी कम लगता है और सस्ते में हम इसको पूरा काम भी कर लेते हैं। कुल फसल आच्छादित सिंचाई कृषि मात्र 41% तक सीमित है। अब बात करते हैं हम जो सिंचाई हमारी एग्रीकल्चर की है वो कितने परसेंट तक है, 41% तक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ड्राई एरिया सूखीग्रस्त क्षेत्र देखना पड़ते हैं, जिससे क्या है कि जो हमारी फसलें हैं जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज हमारा अधिक हो जाए, समरसेबल पंप हमारा 200 से 300 फीट तक 200 से 300 फीट तक पानी उठा रहा है। पहले क्या था कि हमारा जो पटा सेट था वो ऊपर पानी था तो उठा लेता था, पानी की समस्या हो रही है, तो जितना हम सिंचाई कृषि मात्र हमारी कितनी है, सीमित है, 41% तक हम लोग कर रहे हैं। आबादी का घनत्व अधिक होने के कारण जोत के आकार छोटे होते जा रहे हैं। अब जब जनसंख्या हमारी बढ़ती जाएगी तो हमारी सीधी सी बात है कि जो हमारी आबादी के हिसाब से जो जुताई का खेत है वो कम तो होता ही जाएगा। जब खेत कम होता जाएगा तो सीधी सी आबादी बढ़ेगी, घर की आवश्यकताएं सारी पूरी होती रहती हैं। घर बनवाना, उसमें 10 लोग हैं तो 2 बीघा खेत है, तो उसमें 2 लोग हैं तो 1-1 बीघा हो गया, उसमें भी 2 लोग हो गए तो आधा बीघा हो गया। तो ये कंपटीशन चलती जाएगी और आबादी धीरे धीरे, हमारी जो लैंड है, भारत एक सीमित है, जितनी हमारा क्षेत्रफल है वह के हिसाब से हमारी आबादी ज़्यादा होती जाएगी तो हमारी एरिया डिवाइड होती जाएगी। यहाँ के बहुसंख्यक किसान के पास सीमित पैसा है, जिससे विकास तकनीकी एवं उत्पादन का प्रयोग में निवेश नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने बात की थी, हमारा जो किसान छोटा किसान है वो 75% है। अब वो छोटा किसान हमारा क्या करेगा, या तो मजदूरी करेगा या किसी कारखाने में कार्य करेगा या कहीं ना कहीं वो अपना रोजी रोटी बड़े शहरों में जाके कुछ ना कुछ मजदूरी करके वो अपना करेगा। तो हमारे यहाँ 75% तो हमारा छोटा किसान है, तो वो तकनीकी से कैसे जुड़ सकता है। अब बचा हमारा 25% में किसान में जो हमारे आते हैं, बीच के आते हैं, उससे बड़े आते हैं, तो किसानों की जो हमारी क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। बड़े किसान हमारे आइडिया से 3 से 4% पूरे इंडिया में होंगे जो बड़े किसान पे आते हैं, जो सबसे बड़े पैमाने पे इंडिया के लैंड के हिसाब से होते हैं। कृषि यंत्रीकरण के वर्तमान में ट्रेंड के अनुसार उच्च क्षमता की मशीनों का उपयोग कस्टम तो इनके आधार पर क्या होता जा रहा है कि कम होता जा रहा है हमारा, तो इसकी कास्ट भी हमारी महंगी है। तो जब कॉस्ट महंगी है तो गवर्नमेंट सब्सिडी तो दे रही है, लेकिन हर एक इंसान नहीं, 25-20 लाख की है तो हर एक फार्मर की ये लिमिट नहीं होती कि वो उस चीज़ों को खरीद सके। अब जैसे धान आ गया, अब धान की क्या है कि धान की जैसे हम मजदूरों से रुपाई करेंगे तो 400 रुपया पर लेवल लेता है, और जैसे हम मशीन तकनीकी से करेंगे तो ये हमारा बीघा या घंटे के हिसाब से, जैसे एक 1200 रुपये घंटे मान लो चल रहा है, तो 1 घंटे में 1 बीघा खेत हो गया। और वैसे मजदूरों की बात की जाए तो 1 बीघा को जैसे हमारे 8 मजदूर लग गए, 8 गुणे 400 कर दोगे तो कितना हो गया, आप खुद ही निकाल सकते हैं, 400 रुपये ले रहा है। तो हमारी कॉस्ट ये 1200 में कर रहा है, तो ये वाला हमारा महंगा पड़ रहा है। तो महंगा पड़ेगा तो हमारा ये सस्ता पड़ेगा, तकनीकी हमारी सस्ती होती जा रही, जो हमारा फॉर्म जो मशीनरी है उससे हम तकनीकी से जैसे ईख हो गई तो ईख वाली ये मशीन है, ये हमारी दोनों मेड़ बनाती है, इसमें स्पेस है, इससे मिट्टी, और ये मिट्टी का क्या करती है, चलती है, ईख लगती जाती है। तो ईख आप देख सकते हैं, जो हमारा जो फसल है वो वेटर देन है, मतलब बहुत अच्छी दिख रही है। जैसे कि हम जो बीच का ये गैप है, इसके माध्यम से हम पानी भी दे सकते हैं, खरपतवार भी निकाल सकते हैं, इसके माध्यम से हम रासायनिक खाद भी डाल सकते हैं। कोई हमारी क्रॉप में फसल में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो मैं इसके माध्यम से अंदर जाके फसल के स्पेस से उसमें छिड़काव भी कर सकते हैं।
जैसे कि कपास देख रहे हैं आप। अब कपास क्या है कि हमारी लाइन टू लाइन है। ये क्या है, हमारी तकनीकी मशीन जैसे ड्रिल हो गई, जैसे मशीनों से हम क्या करते हैं, कपास को एक लाइन टू लाइन देख रहे हैं आप। इस लाइन में हम पानी दे रहे हैं, इरिगेशन दे रहे हैं, और खरपतवार निकाल रहे हैं, जो दवा डालने में भी हमको आराम रहेगा। जैसे मज़दूरों से हम खेती कर रहे हैं तो उससे भी बढ़िया है। जैसे कि हमको किसी प्लांट से जाना होगा तो इस लाइन से हम प्लांट की देख रेख भी सही तरीके से कर सकते हैं। छिटकुआ विधि से क्या होता है कि वो घनाघस होता है, मतलब कहीं प्लांट इधर होगा कहीं इधर होगा, छिटका बिटका रहता है। छिटका रहेगा तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो इसमें हमारा खरपतवार भी सही से दे देते हैं, रासायनिक दवा भी डाल देते हैं, और जो हमारा फर्टिलाइज़र है प्लांट टू प्लांट भी हम अपना दे देते हैं, जिससे कि उस प्लांट हमारा पौधा हमारा अच्छा ग्रोथ करता है। अब बात करते हैं आलू की। अब ये मशीन है, हमारा खेत तैयार हो गया है, मैंने आलू की बुवाई कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं फार्मर, वो ट्रैक्टर किसान चला रहा है। अब छोटे किसान भी इसको किसी की पैसे से खरीद ले सकते हैं, जैसे कि इसका 1200 या 1000 रुपये प्रति घंटा है, तो इसको 1 घंटे के लिए वो लेके आए। जिससे छोटा जितना बड़ा उनका खेत होगा, जितना टाइम लगेगा उतना वो पैसा फार्मर से ले लेंगे। एक इधर आपने देखा होगा ये बैठा हुआ है बंदा, एक ये बैठा हुआ है, जो उसकी आलू की गैफिंग चल रही है, उसकी लाइनिंग, क्योंकि हमको ह्यूमन पावर की, इंसानों की पावर की बहुत ज़रूरत होती है। क्या कर रहा है, उसमें चक्का टाइप का होता है, उसमें आलू डालता जा रहा है, और पीछे से उसका जो आलू का जो बैंड है, बंड, वो बनता जा रहा है। नहीं तो ये फार्मरों से बनवाएंगे तो फिर भी 400 रुपये पर फार्मर लेगा। तो इस खेत की एरिया के हिसाब से जो हमारा फार्मर कास्टिंग होगी, जो मजदूर कास्ट होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, और ये कास्ट हमारी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। अब देखता हूँ मैं आगे। अब मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ इसको, आलू को। तो ये हार्वेस्ट वाली मशीन चल रही है, और जो हमारे घर के लोग या सदस्य हैं या हमारे मज़दूर हैं, ये लगे हुए हैं। या तो हम खुरपी से इसको निकालेंगे तो हमारा मज़दूर ज़्यादा लगेगा तो हमारी जो प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब ये हो गया जैसे कि हमने खेत तैयार जुताई से लेके जब तक हार्वेस्ट नहीं हो जाती, जो हमारा खर्चा होता है मैं उसको नोट कर लेते हैं, फर्टिलाइज़र से लेके सारे। और जो हमारी जो आलू का पोटैटो जो हमारा निकला इस खेत का, वो हम बेचते हैं। जैसे कि हमने उसको 25,000 का बेचा, और हमारा जो लागत है वो 15,000 रुपये आ गई, तो 10,000 रुपये मुझे बचा। ये हमारी फ़ायदा हो सकती है। ये फ़ायदा नहीं हो सकती, जो हमने लगाया और जितना बेचा उतना फ़ायदा नहीं होती है। तो ये हमारा मज़दूर भी कम लगेंगे, और ये हमारी खुदाई हो जाएगी। उसके बाद हम मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग के बाद जो हमारा जो उत्पादन, जो हमारा खर्चा होगा, जो हिसाब जोड़ेंगे, एक लगाएंगे लिस्ट में उसको, जो जो खर्चा हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी मंडी से उत्पादन हमको मिला है उसको हम, उसमें जो हमारा खर्चा घर से लगा है, जो मेहनत हुई है, उसको हटा देंगे। जो प्रॉफिट होगी उसको हम देख लेते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हुई है। आप जैसे ग्रीन हाउस की बात करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा ग्रीन हाउस में कि गैर मौसमी भी हमको फसलें मिल जाती हैं। जैसे कि अभी गोभी की मौसम नहीं है, लेकिन गोभी की फसल मिल रही है। या हम ये करते हैं ग्रीन हाउस में मौसमी, गैर मौसमी मिल जाती हैं। जैसे कि हमारा पाला पड़ रहा है, उसके जनवरी फरवरी में हमने तरबूज देखा होगा, मार्च के महीने में आ जाता है। तो उसमें क्या है कि हम बीज को तैयार कर लेते हैं। मौसम जैसे हमारा टेम्परेचर सही हुआ, लौकी हो गई, तुरई हो गई, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, तो उसको क्या करते हैं, हम खेत में निकाल लाते हैं। तो खेत में उसको लगा देते हैं। उसमें क्या है कि जब हम उसमें बीज तैयार कर लेते हैं तो उसको हम खेत में प्लांटेशन कर देते हैं, जिससे कि वो जल्दी पानी लगाते ही सक्सेसफुल हो जाता है। 2 से 3 महीने में हमारे फल पर्याप्त हो जाते हैं, जो हमको मार्केटिंग उचित रेट मिलते हैं। जो तकनीकी हमारे किसान होते हैं, जो समझदार, क्योंकि हमारा पाला पड़ता है उसमें भी ख़त्म हो जाते हैं। और गैर मौसमी भी हम सब्जियाँ तैयार करते हैं, वो ग्रीन हाउस में हमको पर्याप्त मिल जाती है। इसमें हमारी सरकार 70% तक सब्सिडी देती है। अब बात करते हैं हम तकनीकी के द्वारा जो हमारा इसके बचाव हेतु जल के नियंत्रित इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। जो पानी है, अब हम कैसे जिसके निम्न तकनीकी के द्वारा किए कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ किस तकनीकी से हम वाटर को बचाएं। अभी तो हम वाटर का जो हमारा ग्राउंड वाटर था बहुत अंडरग्राउंड जा रहा था। अब मैं उसकी बात करते हैं कि वो उसको हम कैसे एब्जॉर्ब करके कैसे बचाएं। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं प्लांट टू प्लांट, लाइन टू लाइन की दूरी होती है, जो हमारी ड्रिप इरिगेशन होती है। क्या है ड्रिप इरिगेशन? जो हमारा 70% पानी को बचाती है, जो हमारा 70% पानी बचा देती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्लांट, इसमें जो हमारे फर्टिलाइज़र भी होते हैं वो टैंक के माध्यम से जो हमारा घुर के मेन लाइन से सब लाइन में चले जाते हैं, और ड्रिपर के माध्यम से धीरे धीरे टपक सिंचाई। इसका आविष्कार भी इजराइल में हुआ था स्टूडेंटों, ये भी ध्यान रखना है। इसको इजराइल से ही स्टार्ट किया गया था, और ये बड़े देशों में बड़े पैमाने पे
काम हो रहा। भारत में भी आपके गुजरात, एमपी में ऐसे ऐसे बड़े जो राज्य हैं उनमें अच्छे से उत्पादन इसका कार्य कर रहे हैं कि जहाँ पानी की जहाँ समस्या है तो वहाँ पे हम ड्रिप इरिगेशन का कार्य कर रहे हैं। क्यों ड्रिप का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारा ये प्लॉट है, हमारे यहाँ यूपी में आप देखेंगे तो पूरा सिंचाई कर देते हैं, पूरा खेत को मेड़ तक भर देते हैं, तो हमारा जो पानी है वो ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। और इसमें हम क्या करते हैं जिसमें हमारा ये प्लांट अंकुरित हुआ, हमने ड्रिपर लगा दिया प्लांट टू प्लांट, ठीक है। अब ये ड्रिपर क्या कर रहा है, यहाँ से पानी इसको दे रहा है। अब जैसे प्लांट पौधे की आवश्यकता रहेगी वैसे ही उसको पानी हम देंगे। जैसे पानी की आवश्यक प्लांट बढ़ता जाएगा, पानी की जो हमारा सबमर्सिबल पंप है, पहले हम 5 मिनट चलाएंगे फिर प्लांट बढ़ जाएगा तो 7 मिनट कर देंगे, प्लांट बढ़ जाएगा तो 10 मिनट कर देंगे, और फिर 12 मिनट कर देंगे। ऐसे करके हम जैसे प्लांट का ग्रोथ बढ़ता जाता है वैसे ही हम एरिया को, वो पानी को, सबमर्सिबल पंप को बढ़ाते जाते हैं जो प्लांट से, क्योंकि हमारा ड्रिपर से ही आता है पानी, जितनी देर चलेगा उतना ही पानी हमारा मॉइस्चर प्लांट को देगा। और जो इधर उधर की जो एरिया होती है, जो प्लेन एरिया है, इसमें खरपतवार नहीं उगता है तो हमारे खरपतवार का जो हमारा मजदूर लगता है उसका पैसा बच जाता है, और जो हमारा रासायनिक जो हम खरपतवार नाशक दवा डालते हैं वो भी बच जाती है, और जो हमारा फर्टिलाइज़र घुलनशील होता है वो टैंक के माध्यम से हम प्लांट टू प्लांट पहुंच जाता है, जिससे कि हमारा खाद का भी बचत हो जाती है। और तो इसमें क्या है, तो हमारा 70% तक पानी बच जाता है, जिसका उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलता है, जैसे कि हमारा 30 से 40% उत्पादन बढ़ जाता है और फसल से लगभग। क्योंकि और में फसल में क्या है कि दवाइयों का भी लॉस होता है, इसमें क्या है कि प्लांट टू प्लांट हमको ग्रोथ मिलता है। उसके बाद आ जाएगी स्प्रिंकलर, ये भी हमारा 30 से 60% तक पानी बचाता है ये क्या करता है, ये बौछारी सिंचाई करता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें तो हम जो प्लांट पे कोई कीटनाशक लग गया इस पर स्प्रे कर देते हैं मशीन से ड्रिप में। इसमें क्या होता है, इसमें फर्टिलाइज़र प्लस जो हमारी रासायनिक दवा होती है, जैसे कोई वो लग गया पत्तियों में, तो मैं इसी फुब्बारे के माध्यम से 18 फुट तक ये जो हमारा स्प्रिंकलर होता है वो कवर कर लेता है। तो हमको उसको नाप के लगाना रहता है, जैसे हवा का प्रेशर रहा तो जिस तरफ से हवा चल रही है उस तरफ उसकी दूरी कम रहेगी, क्योंकि उसको भी हमको किसान भाइयों को देखना रहेगा। क्योंकि हवा नहीं चल रही है तो सेम फोकस बनाएगा, जैसे कि हवा का प्रेशर ज़्यादा चल रहा है तो पानी आपने देखा होगा जैसे पूरब से चले तो पूरब की साइड से पश्चिम की तरफ ज़्यादा जाएगा, लेकिन पूरब साइड से हवा चलेगी तो वो दब जाता है पानी, क्योंकि पानी को उड़ाता ही है हवा। तो ये बौछारी सिंचाई होती है, जिससे कि हम ऊँचे नीचे खेतों में भी स्प्रिंकलर से हम खेती कर सकते हैं, जहाँ ऊँचा नीचा है, क्योंकि ये बौछारी सिंचाई रहती है, मॉइस्चर पर्याप्त मिलता रहता है। माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये क्या है, ये हमारा 60% तक पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये भी हमारा वही कंडीशन से बौछारी सिंचाई करता है, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर लैंड पे उत्पादन अधिक हो जाता है। यह अति आवश्यक है कि पानी का समुचित उपयोग किया जाए एवं पानी को उपयोग दक्षता को विकसित किया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे कि हमने कहा था, स्प्रिंकलर हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में भी कार्य कर सकता है। फलों, सब्जियों में एवं फूलों में खेती की व्यापक संभावनाएं हैं। हम पहाड़ी इलाकों में, हिली एरिया में भी, एग्रीकल्चर में भी इससे कार्य कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता होती है तो मैं मशीनों के द्वारा इससे क्या करते हैं, स्प्रिंकलर और ड्रिप से कम पानी में भी अच्छा उत्पादन ले लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IA, इसका फुल फॉर्म है ICAR, ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से सहयोग कर भारतीय किसानों के अनुकूल काफ़ी संख्या में कृषि मशीनों को विकसित किया है। क्या है कि जैसे हमारी एग्रीकल्चर जितनी यूनिवर्सिटियां हैं वो कुछ न कुछ मशीनों को, कुछ न कुछ सीडों को, मशीनों को बनाती हैं, कुछ न कुछ नई तकनीकी फसलें भी जो सीड हैं उन पे भी रिसर्च करके कुछ न कुछ तकनीकी फसलें वो लाते हैं। इस प्रकार के विकसित 200 से अधिक कृषि यंत्रों में से लगभग 80 यंत्रों को उद्योग के द्वारा व्यावसायिक बना दिया गया। यह कृषि यंत्रीकरण को लोकप्रिय बनाने में बहुत अच्छा कदम है। हमने 200 बनाए थे विकसित, उसमें से हमने कितने किए, 80 यंत्रों को उद्योग में लाए,
कितने को लाए हैं? 80 को उद्योग में लाए हैं। तो एग्रीकल्चर क्या करता है, जैसे कि हमारा इलाहाबाद एग्रीकल्चर हो गया है, जैसे कि यूनिवर्सिटी वो CSA हो गई है, तो ये क्या करती है कि एग्रीकल्चर में नए नए सीडों की रिसर्च करती रहती है, नई नई तकनीकी सीड लेते आती है। जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी धान का नया तकनीकी सीड यूज करती है, तो वहाँ पे कोई दाल का करती है, मूंग की फसल लाते हैं। ICR क्या है कि ये रिसर्च सेंटर, मेन रिसर्च सेंटर है, क्योंकि ICR के कुछ कुछ सेंटर होते हैं जहाँ सॉइल सेंटर होते हैं, जो सॉइल की देख रेख होती है। कहीं हमारा फल फूल का रिसर्च सेंटर है, तो कहीं आपने देखेंगे तो हमारा मतलब जैसे गेहूं का है, कहीं धान का है। जैसे पंथनगर हमारे गेहूं के और धान के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है रिसर्च यूनिवर्सिटियों में। यंत्रीकरण के आर्थिक लाभ निम्नांकित हैं। अब सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के उपयोग से निम्नलिखित फायदे हैं। अब हम बात करते हैं बीज की बचत। अब छिटकमा बीज को हम बोएंगे तो हमारा बीज अधिक पड़ता है, और सीड ड्रिल मशीन से बोएंगे इस मशीन के माध्यम से, तो हमारा बीज की जो बचत है वो हमारी कितनी हो जाएगी? 20% बच जाएगा। अब हम बीज की बात करते हैं, जो हमारा नई हाइब्रिड बीज होते देसी, तो हमारे दादा परदादा बोते रहते थे। अब नए सीड बीज हम जो लेते हैं वो मार्केट एजेंसियों से लाते हैं, उनको हम एक ही बार यूज करते हैं, उनकी भी रेटें हमको अच्छी खासी देने पड़ती हैं, क्योंकि उनको दोबारा यूज हम लोग नहीं करते हैं। अब जैसे कि हमारा 20% सीड बच गया ना, तो उसका भी जो हमारा 20% सीड का पैसा बच जाएगा, छिटकमा बीज से करेंगे तो वो पैसा हमारा वेस्ट हो जाएगा, किसी यूज का नहीं रहेगा। उर्वरक की भी बचत होती है, जो हमारी खाद है उसको 15 से 20% तक बच जाती है। फसल संगता में वृद्धि, ये भी हमारी -5 से 22% तक होती है।